एक आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर और डायरेक्टर। फ़ैशन फॉर मी मुझे लगता है कि समथिंग जो आजकल इन है कल नहीं होगा, ट्रेंड के साथ बदलता रहता है। फॉर अ गुड आर्ट डायरेक्टर जो आप सोच रहे हैं वो आप बना सकें और उसके लिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। कोक स्टूडियो पाकिस्तान की एक एक्सपोर्ट है। आप दुनिया में कहीं जाओ और आपने अगर पाकिस्तान का बताना हो तो आप कोक स्टूडियो का म्यूज़िक सुनाते हैं। पसूड़ी जो है वो एक आप देखेंगे एक ओपन स्पेस में किया जा रहा है। वो एक जिसको आंगन बोलते हैं घर का, वो जैसे उसमें लोग बैठे हुए गाना गा रहे हैं और कलर है और सब कुछ है और उसमें काफ़ी ट्रेडिशनल है। मैं फ़ैशन में काफ़ी देर से काम कर रहा हूँ। मैं म्यूज़िक वीडियोज़ भी करता हूँ, मैंने फ़िल्म्स भी की हुई हैं। सो बेसिकली यही, और मुझे लगता है कि मैं एक काइंड ऑफ उसको कहेंगे विजुअल स्टोरी टेलर मैं अपने आप को कहलाता हूँ बेसिकली। मेरी जो जर्नी है ना वो इस तरह से थी कि मैं छोटे होते ना आई वेंट टू जो ऑल बॉयज़ स्कूल होता है उसमें गया, डिविजनल पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन में जो है। और उसमें ये था कि मुझे हमेशा शौक़ था बुक्स पढ़ने का, स्टोरीज़ का। काफ़ी मैं एक अपनी दुनिया में रहता था मैं सारा वक्त। तो उससे वो जो ख़याली पलाव होता है ना वो आई थिंक वो इतना ज़्यादा हो चुका था मेरे अंदर कि मुझे ना बस कुछ और दुनिया ही क्रिएट करनी थी। तो उसमें ये था उस स्कूल में इतने एवेन्यूज़ नहीं थे ऑफ आर्ट एंड आपको आर्ट नहीं पढ़ाते थे उस तरह से। तो मेरे अब्बू डिप्लोमेट थे, उनकी पोस्टिंग इटली हुई और इटली जो है वो पूरी दुनिया में आर्ट का सेंटर समझा जाता है। तो वहाँ पे जो मेरी टीचर्स थे, जिस तरह से मुझे एक एक्सपोज़र मिलना शुरू हुआ, लेकिन मुझे वहाँ ना हमेशा एक काइंड ऑफ इख्तलाफ रहता था कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो लोगों को पता ही नहीं था पाकिस्तान किधर है। और लोग कहते थे अच्छा पाकिस्तान किधर है, फिर आप समझाते थे उनको वो इस तरह से। जब मैं एनसीए में था मुझे हमेशा से मैं बहुत इंटरेस्टेड था एक्टिंग में, थिएटर में। पर उसमें भी ये होता था कि आपको एक उसको करने के लिए आपको एक दुनिया क्रिएट करनी है। तो उधर से मुझे एक इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो गया कि जो एक सेट होता है या जिस तरह से हॉलीवुड में पूरे जंगल बना लेते हैं वो लोग, पूरे महल बना लेते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे में ऐसा क्या है? हम लोग जो लोग हैं जिन्होंने, आप जब लाहौर फोर्ट देखते हैं, शीश महल देखते हैं, जहांगीर का मकबरा देखते हैं, आप शालीमार बाग देखते हैं, तो ये सब भी तो हम ही ने किया हुआ है। तो अब हम क्यों कहते हैं कि हॉलीवुड क्रिएट कर सकता है, पाकिस्तानी नहीं कर सकते क्रिएट? तो वहाँ से मेरी काइंड ऑफ एक जिसको कहते हैं ना एक बस एक ज़िद शुरू हो गई कि ये करना है। और तब मुझे याद है लोग कहते थे ये तो हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते, पैसे कौन देगा, चीज़ें कौन बनाएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे था नहीं, अगर करेंगे तो हो जाएगा। तो अब जब मैं देखता हूँ कि एक ऐसी फ़ील्ड जो फ़ैशन की मैंने ली जिसमें उस टाइम पे लोगों को नहीं पता होता था कि आर्ट डायरेक्टर क्या होता है, सेट डिज़ाइन क्या होता है, बल्कि मुझे बोला जाता था कि आप पे नहीं कर सकते बिकॉज़ हमारे बजट में आर्ट डायरेक्टर का था ही नहीं। तो आपने तो एक्स्ट्रा किया है तो हम आपको कॉस्ट टू कॉस्ट दे देंगे, आपकी फ़ी नहीं दे सकते। तो उस तरह की बातें बहुत सुनने को मिलती थी जो डिसहार्टनिंग भी होती थी कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। बट वो आई थिंक वो कहते हैं ना कि अगर आप लगे रहें तो चीज़ें हो जाती हैं। तो आई थिंक वो इसी तरह से बस हो गया। तो आई थिंक बस वो एक ज़िद ने पकड़ा इसको और वो ज़िद ही कुछ बन गई चीज़। अब शूट का लोग सोच भी नहीं सकते एक आर्ट डायरेक्टर के बगैर शूट कराने का। लोगों को अभी भी सेंस नहीं है कि एक आर्ट डायरेक्टर क्या करता है, सेट डिज़ाइनर क्या करता है, क्रिएटिव डायरेक्टर क्या करता है। बट वो भी विद टाइम पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इन 2015-16 कोई लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि आर्ट डायरेक्टर क्या होता है। और अब एक फ़ैशन शूट आर्ट डायरेक्टर के बगैर लोग हार्डली करते हैं, क्योंकि वो एक विज़न जो होता है कि जो आप एक फ्रेम देख रहे हैं उसमें आप एक आर्ट डायरेक्टर जो होता है अपना विज़न डालता है
जिसकी वजह से वो इमेज स्ट्रॉन्ग बनता है, आपका वो डिफरेंट लगता है मार्केट से। तो आपका जो टिपिकल, बिकॉज़ देखा जाए तो हमारी जो एक मेजर फैशन इंडस्ट्री में जो हमारे मेन स्ट्रीम ब्रांड्स हैं, प्रोडक्ट सबका सेम है। आप किसी के भी शलवार कमीज़ उठाएँगे, वो प्रिंट भी वही होगा, डिज़ाइन भी वही होगा, सिमिलैरिटीज़ होंगी, कलर भी होगी, बिकॉज़ माँग उस चीज़ की है। उसमें रहते हुए आप अपनी कैंपेन को डिफरेंट कैसे कर सकते हो, तो उसमें आर्ट डायरेक्टर का काम आता है सारा। फैशन फॉर मी मुझे लगता है कि इट्स अ पर्सनल स्टाइल एंड समथिंग जो आजकल इन है, कल नहीं होगा, ट्रेंड के साथ बदलता रहता है। बट मैं अगर देखूँ तो मेरे लिए फ़ैशन हमेशा से एक पर्सनल आपकी स्टेटमेंट है, तो वो फ़ैशन होता है मुझे लगता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी थी वो ये थी कि आपका जो माइंड और हाथ का कोऑर्डिनेशन है ना, वो होना ज़रूरी है, और वो हमें समझ नहीं आता। मैंने एक्चुअली ड्राइंग सीखी थी सईद अख्तर साहब से, जो पेंटर हैं। उन्होंने, मुझे याद है जिस टाइम पे हम ड्राइंग सीख रहे थे, तो हर बंदे को आदत थी कि सामने आपके फिगर बैठा हुआ है और आपने उसको ड्रॉ करना है, तो आप पेंसिल पकड़ के ना यूँ उसको आँखों से ना मार्क करते होते थे कि अच्छा ये इतने हैं तो आप उतनी लाइन बना देते, ये इतनी नाक पे जा रहा है तो मैं इतनी लाइन बना देता था। तो मैंने इसी तरह एक दफ़ा अपनी पेंसिल क्लास में उठाई, तो उन्होंने मेरी पेंसिल पे ना हाथ मारा। उन्होंने कहा जब अल्लाह ने दिमाग दिया है और हाथ दिया और आँख दी है, तो तुम्हें एक पेंसिल की क्यों ज़रूरत है? सो फिर उन्होंने कहा जो नज़र आ रहा है उसको बनाओ। तो होता क्या है कि फॉर अ गुड आर्ट डायरेक्टर जो आप सोच रहे हैं वो आप बना सकें, और उसके लिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको हारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक चीज़ ट्राई करेंगे तो आप ख़राब उसमें फ़ेल करेंगे, तो फिर आप उसमें सीख सकते हैं। तो टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कि आप चैलेंजेस से गुजर सकें और आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें, ना सिर्फ लोगों के साथ बल्कि अपने आइडियाज़ के साथ। जो सीज़न 14 था उसका बहुत डिफरेंट जर्नी थी। वो बेसिकली जुल्फ़ी भाई नए जॉइन किया था उन्होंने कोक स्टूडियो को। वो अपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग विज़न के साथ आए थे, और उनका भी विज़न कहते हैं ना, अल्लाह मियाँ जो लोग एक जैसा सोचते हैं उनको बस जोड़ देते हैं। यूनिवर्स बड़ा इंटरेस्टिंगली काम करती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था म्यूज़िक में, कोक स्टूडियो में देखा हुआ था, सुना हुआ था, अच्छा लगता था। मैं हमेशा कहता था ये शायद पता नहीं मैं करूँ कभी कि ना करूँ। तो जब ये लोगों ने मुझे रीच आउट किया एक किसी गाने के लिए, तो मैं बस ठीक था, मैंने उसको एज़ अ प्रोजेक्ट ही ले रहा था। फिर जब मैं जुल्फ़ी भाई से मिला, उनकी एक वो बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि उन्होंने दुनिया का और लाइफ का हर तरह से देखा है। तो उन्होंने जब कहा कि हम पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पे दिखाना चाह रहे हैं, बिकॉज़ कोक स्टूडियो पाकिस्तान की एक एक्सपोर्ट है। आप दुनिया में कहीं जाओ और आपने अगर पाकिस्तान का बताना हो तो आप कोक स्टूडियो का म्यूज़िक सुनाते हैं। तो वो जब हुआ तो मैंने कहा ये तो वही बात है जो मैं कहता आता हूँ। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ कि हर गाने के अंदर हम किस तरह से उस गाने की क्रक्स पकड़ के उसके ऊपर हम विज़न ऐसा क्रिएट करें जो उस गाने की जो लैंग्वेज है या जो हमारे पार्ट ऑफ कल्चर जो दिखाना चाह रहा है या ट्रेडिशन दिखाना चाह रहे हैं, हम उसको दिखाएं। तो कोक स्टूडियो सीज़न 14 ये पसूड़ी, कन्ना यारी वगैरह ये एक बहुत छोटी सोच से निकले थे, और जो सीज़न 15 था उसका मेन पर्पस ही ये था। तो हमारा एक्चुअली गानों से पहले हम लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन स्टार्ट कर लिए थे। हम लोग बैठते थे, हम लोग डिस्कस करते थे कि अच्छा अगर हम सिंधी गाना करने चाह रहे हैं तो उनका कल्चर क्या है, वो लोग कौन है। हम कल्चर कंसल्टेंट से बातें की, हम लोग डिफरेंट लोग उठाए उस जगह के, उनसे बातें की कि आपके एरिया में क्या हो रहा है जिनका हमें नहीं पता। तो बेसिकली मुझे लगता है कि सीज़न 15 में मैंने पाकिस्तान को दोबारा से देखा है। मुझे नहीं पता था कि सिंध के अंदर आपकी कम्युनिटीज़ इंटीरियर सिंध में औरतें रन करती हैं, आदमी नहीं करते। आपके आदमी जो होते हैं वो घर बैठते हैं और औरतें काम पे जाती हैं, और घर आती हैं तो शाम को रोटी खाती हैं और उसके बाद वो सो जाएंगे, और आदमी रात को बैठ के बातें करते हैं और बच्चों को स्कूल भेजते हैं। और मतलब औरतें घर बनाती हैं, औरतें डिज़ाइन करती हैं, इसलिए उनका कलर, उनका कल्चर ये हमारी कंट्री में हो रहा है। उसके अगेंस्ट फिर जब हम KPK की तरफ गए
हमारे पश्तो गाने थे, उसमें हमें रियलाइज़ हुआ कि किस तरह से कम्युनिटीज़ हैं जिसके अंदर एक जो हमें पश्तून कल्चर के ऊपर एक थोड़ा-सा झिझक है वेस्ट को कि शायद ये बहुत क्लोज़्ड ऑफ कल्चर है। उसमें रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली उसमें भी औरतों की इतनी इम्पोर्टेंस है। उसमें रियलाइज़ हुआ कि उसमें डिफरेंट टेक्नीक्स हैं। मेहंदी लगाने की टेक्नीक हमें बड़ी अच्छी लगी कि जी आप हाथ पे मेहंदी लगाते हो और आप मुट्ठी बंद कर लेते हो और आप खोलते हो, जहाँ मेहंदी लग गई और जहाँ नहीं लगी तो आप पैटर्न यूनिवर्स को कह रहे हैं क्रिएट कर। तो जो छोटी-छोटी खूबसूरतियाँ थी वो पाकिस्तान की पता चलना शुरू हुई। तो आई थिंक वो तो ओवरऑल आइडिया ऐसे होता था कि कौन हम एरिया पिक करते थे या गाने का थॉट पिक करते थे और उस पे क्रिएट करते थे कि उससे रिलेटेड विजुअल्स क्या हो सकते हैं। मुझे अभी भी याद है मैं पीको रोड पे जा रहा था और रात थी और मैंने ऐसे वो गाना लगाया और उसमें भी सिर्फ अरूज आफ्ताब का पार्ट हुआ था। वो गाना एक्चुअली मुझे अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी क्योंकि वो इतना ओवर पावरिंग गाना था कि मुझे समझ नहीं आई कि क्या हो रहा है। और उसमें एक लाइन थी कि क्या करूं इल्तिजा चांद से साथ की। तो जब मैंने वो सुनी तो मुझे लगा कि ये जो एक हमारी ट्रेडिशनल फोक स्टोरी है चकोर और चांद की, जो चकोर होता है वो कहते हैं चांद को देखता है रोज़ रात को कि मैंने चांद के पास जाना है, वो जा नहीं सकता। तो मुझे लगा ये जो गाना है ये इसी चीज़ के बारे में है कि दो लोग जो शायद बहन भाई हैं या लवर्स हैं या कोई भी हो सकता है महरम, तो लफ्ज़ ही आप ट्रांसलेट नहीं इंग्लिश में कर सकते। तो ये जो दो लोग हैं वो शायद बिछड़ गए हैं और एक जो है वो शायद चकोर है और दूसरा चांद। तो वो जो उनकी ओवरऑल एटमॉस्फेयर था उसमें भी जो असफर का एरिया है उसमें वो सारा कुछ प्लास्टिक में कवर्ड है और उसने जैसे मेमोरीज़ को रोका हुआ है कि कोई कहीं जा ना सके। और पूरा उसके कमरे की कलर पैलेट्स ब्राउन में, उसके कपड़ों का कलर जो है वो चकोर से इंस्पायर्ड है, जो बर्ड है। और जो अरूज आफ्ताब का एरिया उसमें हमने आर्किटेक्चरल एलिमेंट होते हैं जैसे कि एक हम हाफ मून विंडो बोलते हैं जिसको, उस तरह की हाफ मून विंडो है, पीछे सब कुछ सर्कल में उसका रूम और लाइट्स लगी हुई हैं जो चांद की रोशनी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो उसका आइडिया वहाँ से निकल के आया एक छोटी सी थॉट से कि चकोर और चांद। सो टेक्निकली वो भी हमारे ट्रेडिशन से ही निकला, हमारी कल्चरल स्टोरी से ही निकला। और इसी तरह जो आपके पसूड़ी वगैरह हैं उसका एक इंटेंस पंजाबी कल्चर पे था। और पसूड़ी जो है वो एक आप देखेंगे एक ओपन स्पेस में किया जा रहा है, वो एक जिसको कोर्टयार्ड बोलते हैं या आंगन बोलते हैं घर का, वो जैसे उसमें लोग बैठे हुए गाना गा रहे हैं और कलर है और सब कुछ है और उसमें काफ़ी ट्रेडिशनल है। जो दूसरी साइड पे जब आप कन्ना यारी को देखते हैं कलर्स वही हैं लेकिन वो सारा अंदर है और उसमें दीवारें खुल रही हैं। उसका मेरे माइंड में ये था कि जिस तरह से हम अपने पंजाबी कल्चर को हमेशा प्रमोट करते हैं और बलोची कल्चर के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो हमने उसको हमेशा अंदर रखा हुआ है। तो मेरे मुताबिक कन्ना यारी उसी घर के अंदर हो रहा है परफॉर्म और ये बाहर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे दरवाजे खोल रहे हैं कि आप दुनिया को बताएं कि हम भी हैं यहाँ पे और हमें भी आप सुने। बहुत प्रोजेक्ट्स हैं एक्चुअली और वो हर प्रोजेक्ट किसी ना किसी वजह से पसंद है मुझे। कोक स्टूडियो के प्रोजेक्ट्स मुझे इसलिए पसंद है कि उसने ग्लोबल स्केल पे, मुझे ऑनेस्टली इंटरेस्ट नहीं है फेमस होने में, नोन होने में, बट ग्लोबल स्केल पे पाकिस्तान को दिखाया, लोगों ने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की कि पाकिस्तान क्या है। तो मुझे इसलिए वो प्रोजेक्ट्स बहुत मेरे दिल के करीब हैं। मेरा एक प्रोजेक्ट था रिपब्लिक वुमेंस वेयर के लिए, बहुत साल पहले आई थिंक 17-18 में मैंने किया था। तो उसमें मैंने एक पैलेस का इंटीरियर बनाया था पूरा, और वो जब आया था ना तो लोग पागल हो गए थे कि ये पैलेस इन्होंने बाहर जाके शूट किया है या पाकिस्तान में हुआ है। और वो हमारे यहाँ बारी स्टूडियो में सेट लगाया था हमने। उस टाइम पे वो मेरे लिए इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट था क्योंकि मैंने अपने ओ लेवल में एक इतना सा गत्ते के डब्बे का सेट बनाया था जो एक पैलेस का इंटीरियर था, और वो मैंने माचिस की डब्बियाँ जोड़ जोड़ के बनाया था। तो उसको देख के जब मैंने लिटरली 10 सालों बाद एक असली जगह बनाई है तो वो मेरे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट वो रखता है। और एक प्रोजेक्ट था बयान की म्यूज़िक वीडियो थी, हम नादान मेरे ख्याल से उसका नाम था। उसमें सेट था जो गोल घूमता था, तो वो खड़े होते थे, पूरा फ्लोर गोल घूमता था और अगला सेट आ जाता था। तो वो मुझे इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट मेरे लिए बिकॉज़ वो आखिरी मिनट तक वो सेट नहीं घूम रहा था। सुबह शूट था, रात के 12 बज रहे थे और हमें वो उसने जो सेट क्रिएट करा था उसने आके कहा कि आप अमेरिका से भी लोग ले आए ना तो नहीं घूमें। और उसी वक्त मैंने दिल में सोचा अल्लाह मियाँ चलें, आप पे है, होना हो तो हो जाएगा। और लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा, उसी सेकंड एकदम से मोटर चली और सेट घूमना शुरू हो गया। तो उसकी मेरे लिए बहुत, तो इस तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आपको मतलब कुछ लोगों के साथ अटैचमेंट्स हैं प्रोजेक्ट्स के साथ, कुछ वाइडर स्केल पे हैं। सो आई कांट पिक वन एवर। सो आर्ट डायरेक्टर जो है, अगर हम उसको फैशन की सेंस में लेते हैं तो फैशन में आर्ट डायरेक्टर एक विज़न देता है। अगर आपकी और वो विज़न फोटोग्राफी से लेके लाइट डिज़ाइन से लेके
मेकअप से लेके स्टाइलिंग से लेके उसका सब में एक से होता है, क्योंकि अगर वो विजन तभी क्रिएट होगा अगर ये सारे छोटे छोटे पुर्जे जुड़ के एक पीस बन सकेगा, वरना वो सारे अलहदा चल रहे होंगे। सो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टीम्स सारी साथ चले। तो उसमें स्टाइलिंग तो बिल्कुल यूँ जुड़े होते हैं। इवन फिल्म में भी जब आर्ट डायरेक्टर्स जो होते हैं या प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो एक्चुअली बोर्ड्स बनाते हैं कि रफ स्टाइलिंग का ऐसी फील होगी, फिर आगे जाके स्टाइलिस्ट और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स उस पर चीज़ें क्रिएट करते हैं। सो इट्स लाइक हैंड इन हैंड। हम स्टाइल अवार्ड्स में एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे अपने करियर के स्टार्ट में हम सारे साथ ही ग्रो कर रहे थे, तो ऑब्वियसली हम सब मिल के मेहनत करते थे। तो जब फोटोग्राफर्स होते थे उनकी कैटेगरीज आती थी तो मुझे लगता था हमारी क्यों नहीं है कैटेगरी। तो मैंने ऐसी एक मेजर अवार्ड शो है उसके अंदर मैंने अपना पोर्टफोलियो एक इमर्जिंग टैलेंट की कैटेगरी होती है उसमें भेज दिया, और मैंने भेज दिया। उसके बाद मेरे को शूट था और मैं जहाज़ में था, और मैं जब जहाज़ लैंड करता है तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए होते हैं कि तुमने क्या कर दिया है, और मैंने कहा मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो मुझे पता चलता है कि एक बिल्कुल जो इनसाइड टीम्स थी वो डिवाइड हो गई हुई थी और वो लड़ रहे थे कि आर्ट डायरेक्शन होनी चाहिए, और कुछ कह रहे हैं कि तो बैकग्राउंड कारपेंटर टाइप लोग होते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। वाज वेरी हर्टफुल। तो उसके बाद हम टीवी की कोई टीम थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप हम टीवी के अवार्ड्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप उसमें अपना पोर्टफोलियो भेजें इमर्जिंग कैटेगरी में। तो उसमें मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा। आई वाज नॉमिनेटेड इन दैट, बट मैं जीता नहीं। उन्होंने मुझे कहा कि और वो बनता भी था दैट उस टाइम पे लोग इतने नहीं थे जो और कर रहे। सो आई थिंक 7-8 ईयर्स लेटर अब उन्होंने कैटेगरी बनाई आर्ट डायरेक्टर्स की, उसमें और डायरेक्टर्स को नॉमिनेट किया। सो आई वॉन एंड इट वाज काफ़ी वो अच्छा लगता है आपको कि आपको रिकग्निशन मिलती है। फैशन इज़ वेरी फन। बहुत मज़ा आता है उसके अंदर, और आई थिंक आप एक्चुअली क्रिएटिव मार्जिन बहुत ज़्यादा है बिकॉज वो क्रिएटिव्स के साथ रिलेटेड है ना। तो जब क्रिएटिव्स मिलके काम करते हैं, फैशन डिज़ाइनर भी क्रिएटिव्स होते हैं, तो आप में वो झिझक नहीं आती। जो आपकी मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे ऐसे ब्रांड्स को जानता हूँ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका शायद प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि शायद कोई और मार्केट में देना रहो, लेकिन वो या फैशन शूट पे मार खा जाते हैं या वो मार्केट सही नहीं कर रहे। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ सोशल मीडिया पे आपको एक होता है ओवर बताना और एक होता है उसको राइट अमाउंट बताना। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है कि आपके शूट्स हों, आप शूट में आपका प्रोडक्ट नज़र आए, आपका विज़न नज़र आए, आपकी ब्रांड की से नज़र आए। जब मैं विजुअल स्टोरी टेलिंग की बात करता हूँ तो वो भी यही है कि आप बग़ैर कुछ कहे एक इमेज के थ्रू अपना विज़न बताते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ वेस एंडरसन से, जो एक डायरेक्टर भी हैं। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ टिम बर्टन से, वो भी डायरेक्टर और प्रोडक्शन डिज़ाइनर रह चुके हैं। मुझे संजय लीला भंसाली का काम बहुत पसंद है। मुझे पुरानी 1950s में जो पाकिस्तानी फ़िल्म्स हैं, मुझे उसका काम भी बहुत पसंद है। सो मैं उससे बहुत इंस्पायर होता हूँ उनसे। मैं कहूँगा कि हार ना माने। मुश्किल है, बिल्कुल आसान नहीं है, थैंकलेस भी है, रातें भी ख़त्म होंगी, बट हार नहीं माननी। और अगर आप हार नहीं मानेंगे तो पाकिस्तान में गिन के 7-8 आर्ट डायरेक्टर्स हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आप कल को अपना नाम ना बताएं। बट हार मान गए तो आप हार गए, तो बस लगे रहें। बहुत ज़रूरी है कि हमें जो लोग पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं, जो एरियाज़ एग्जिस्ट करते हैं, जो स्टोरीज़ हम भूल चुके हैं, हम उनको अगर बताएंगे नहीं तो वो ख़त्म हो जाएंगी। सो आई थिंक जिस तरह डिस्कवर पाकिस्तान करता है, ये स्टोरीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। और इंसानी स्टोरी से लेके, इमारतों की स्टोरी से लेके, हिस्ट्री की स्टोरी से लेके, अगर हम भुला देंगे तो हमें कुछ नहीं पता होगा कि हम कौन हैं। Hashim Ali, thank you for having me on Fashion Diary. Keep watching Discover Pakistan.